हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सीडीपी सीरीज चल रही है और इससे पहले मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए हैं। अगर आपने उनको देखा होगा और थोड़ा सा पढ़ा होगा, एनालिसिस किया होगा, तो आपकी सीटेट एग्जाम की तैयारी जो होगी वो एकदम बढ़िया और जबरदस्त चल रही होगी बेटा। ठीक है, क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी, या फिर बार बार आप सीटेट दे रहे हैं और सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है? तो इस बार आपका 100 में 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते बेटा। ठीक है, और इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं। डेली मैं 7 बजे क्वेश्चंस ला रहा हूं आपके लिए। जब तक आपका सीटेट का नोटिफिकेशन, आपको पता है कि आप सीटेट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो जस्ट आपको 4 से 5 दिनों के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा बेटा। तो आप तैयारी अभी से करिए ताकि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा खासा आएगा। और एक ऐसा एग्जाम, एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम है बेटा जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई स्कोर का हिसाब किताब है। अगर आप ओबीसी से हैं तो केवल आपको 82 मार्क्स लाने हैं, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं बेटा। ठीक है, और ये हमारी सीरीज नंबर 13 है जहां पे हम एकदम बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लाए हैं जो कि जेंडर है। और यहां पे आपको पता है कि चाहे तो आप हिंदी पेडोलॉजी ले ले, चाहे तो आप इंग्लिश पेडोलॉजी ले ले, या फिर सीडीपी ले ले, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप से एक क्वेश्चन आना ही आना है। यानी 2-3 क्वेश्चन आपको फंसेंगे बेटा। तो ओवरऑल अगर सीटेट का पैटर्न देखा जाए तो 3 से 4 नंबर में ये टॉपिक आता ही आता है। और इस सेशन के बाद में आपको इस टॉपिक में कोई भी ऐसा डाउट नहीं रह जाएगा जो आप कर ना सकें, मतलब कि सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, मैं उस वे में आपके सामने इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ओके बेटा, चलते फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर तो कर ही देंगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके बेटा, अगर आप टीचिंग एग्जाम यानी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ना ही है। यानी जो लिंग रूढ़िवादिताएं होती हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, चाहे वो केवीएस हो, रीट हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं बेटा। ठीक है, और जो मैं आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। पहले पहले मैं आपको पूरा टॉपिक यानी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग रूढ़िवादिताएं होती क्या है, सेक्स यानी जेंडर क्या होता है, इन चीजों के बारे में, यानी बायोलॉजिकल है या सोशल है, सारा एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है बेटा, और इससे पहले जो मैंने सीरीज दी हुई है, क्योंकि अभी हम इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, सीडीपी सीरीज चला रहे हैं। देन उसके पहले हमने गद्यांश, हिंदी गद्यांश हो गया, हिंदी पद्यांश हो गया, वो क्वेश्चन भी हमने आपको डिटेल में दिए हुए हैं। ठीक बेटा, अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं तो आपको कहीं से नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड भी करा दूंगा। फिलहाल के लिए मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, सीटेट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, चलते हैं फिर क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ये हमारी टॉपिक सीरीज नंबर जो 13 है, और आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर यानी लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसी संरचना होती है, यानी बायोलॉजिकल होती है या सोशल होती है, यानी सामाजिक होती है। और बहुत ही बढ़िया पीपीटी के साथ में, एकदम सुंदर सी पीपीटी हमारे टाइपिस्ट ने बनाई हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ सके कि लैंगिक रूढ़िवादिताएं क्या होती हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस क्या होते हैं, इन चीजों को समझेंगे कि जेंडर, या फिर उसके बाद में हम इनसे लेटेस्ट क्वेश्चंस को देखो बेटा। एक एक क्वेश्चन मैंने बढ़िया तरीके से डिस्कस करूंगा आपके सामने, ताकि पूरा टॉपिक आपके सामने क्लियर हो जाए। ओके बेटा, सारे क्वेश्चन इतने बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि सारे एक पूरा टॉपिक ही बेटा एक बार में क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी सीरीज नंबर 13 है जेंडर की, यानी टॉपिक बाय टॉपिक हम चल रहे हैं, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम छोटी सी बात को समझेंगे। हमारा पहला पॉइंट यानी हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बात इन्होंने कही, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। अब पहले तो हमें बताइए कि सेक्स और जेंडर की बात करी जाए, जहां पे इसके क्वेश्चन आने ही आने हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपसे सीटेड की बात करी जाए तो उसमें ये पूछे ही जाते हैं। ओके बेटा, तो वही हम पहले समझेंगे कि ये क्या होता है। अगर बेटा सेक्स की बात करी जाए और जेंडर की बात करी जाए, देखो हिंदी में इन दोनों को आपको पता है कि हम इसको भी लिंग ही लिख के पेपर में आएगा बेटा, और यहां पे बात करी जाए तो ये भी पेपर में लिंग ही लिख के आएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझेंगे बेटा, क्योंकि तभी मैं कहता हूं कि थोड़ा सा आप इंग्लिश पे जाया करो, क्योंकि इंग्लिश में वहां पे आपको सेक्स लिखा मिलेगा और आपको जेंडर लिखे मिलेगा। ठीक बेटा, तो यहां पे बात क्या कही जा रही है कि जब भी आपके सामने सेक्स की बात आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। कैसा बायोलॉजिकल, यानी जैविक अवधारणा होती है। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं देखो लेटेस्ट अभी क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा वहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, वहां पे क्वेश्चन आपको सामने दिखेगा ये क्वेश्चन कि सेक्स जो है या फिर जेंडर जो है वो कैसी संरचना है, यानी कैसा स्ट्रक्चर है। तो आप बताओगे, अगर जेंडर दिख जाए, सेक्स दिख जाए लिखा हुआ, तो उसको आप कहोगे कि जैविक संरचना होती है, यानी बायोलॉजिकल होती है। और अगर आपके सामने जेंडर दिख जाएगा तो आप कहोगे कि ये सोशल कॉन्सेप्ट होता है, यानी सामाजिक संरचना होती है। सामाजिक संरचना का मतलब क्या है, मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा कि एक लड़का है जो एक लड़की है, तो वहां पे समाज ने रूल बनाए हैं कि लड़का जो है बाहर से कमा के लाएगा, लड़की जो है घर में खाना बनाएगी।
जाएगी। मतलब ऐसे रूल रेगुलेशन जो है बेटा वो समाज ने बनाए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो जेंडर है वो एक सामाजिक अवधारणा है। लेकिन अगर लिंग की बात करी जाए कि बच्चा लड़का है लड़की है, तो ये समाज ने नहीं बनाया बेटा, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल है, यानी कैसा कॉन्सेप्ट है, जैविक कॉन्सेप्ट है जो हेरिडिटी पर निर्धारित होता है, यानी जो आनुवंशिकी पर निर्धारित होता है। कैसा बेटा, आनुवंशिकी। और आनुवंशिकी को किसने इंपॉर्टेंस दी है, हमें पता है कि आनुवंशिकी जो है वो पियाजे नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आनुवंशिकी को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। और अगर वैगोत्स्की की बात करी जाए तो उन्होंने सामाजिक यानी कल्चरल टूल्स को बेटा इंपॉर्टेंस दी हुई है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम लेवल बना के सीखते जाइएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा बेटा, ठीक है। जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर होती हैं। मैं कितना भी पढ़ा लूं और कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे बेटा, ठीक है। तो आप नोट्स बनाइएगा, हो सके तो आप नोट्स बनाइए बेटा, क्योंकि खुद के नोट्स जो होते हैं उनको पढ़ने में मजा ही कुछ और होता है और आपको लिखते लिखते लर्न हो जाती हैं चीजें, ठीक बेटा। तो आप कोशिश करिए, अपना स्टेटस बनाइए अमर लर्नर, कि आप सीखेंगे और सिखाएंगे, ठीक बेटा। तो आपको पता है कि इतना जो कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा, तो आपको अपना काम करने की जरूरत है, इसीलिए आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके सामने सेक्स दिखेगा तो आप तुरंत जाओगे बायोलॉजिकल पे, और जब भी आपके सामने जेंडर दिखेगा तो आप जाओगे सोशल पे। और आपको ये भी बात समझ में आ गई कि ये सोशल क्यों है और ये बायोलॉजिकल क्यों है, क्योंकि ये समाज ने बनाया हुआ है कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी। ये सारी चीज, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगे, लड़के घर, लड़कियां जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, लड़के जो है बाहर कमा के लाएंगे। ये सारे के सारे जेंडर स्टीरियोटाइप है। अच्छा, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर रूढ़िवादिताएं क्या होती हैं, ये भी मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं, बहुत बढ़िया पीपीटी के साथ में, जो कि हमारे टाइपिस्ट ने एकदम सुंदर से आप सिंपल बोलता है कि बच्चों के सामने जब बढ़िया पीपीटी बनाओगे तो उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट लीजिए बेटा, मजा लीजिए पढ़ के, ठीक बेटा। तो वही बातें आगे आप मजे मजे में इन चीजों को सीखते रहिए। अब हम चलेंगे आगे, देखते हैं इन्होंने आगे पॉइंट हमारा क्या बोला है, थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब इन्होंने बोला कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेंडर टॉपिक से। मतलब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट बेटा कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक रूढ़िवादिताओं के बारे में कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। देखो सिंपल है बेटा, यहां पे क्या बात कही जाए कि जेंडर रूढ़िवादिताएं क्या होती हैं, जो बहुत पहले से ट्रेडिशन चलता आ रहा हो, मतलब बहुत पहले से जो चीजें चलती आ रही होती हैं उनको हम रूढ़िवादिताएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिताएं, यानी स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि समझेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, कि जो चीजें या तथ्य पहले से चलती आ रही हैं उन्हीं को माना जाता है क्या, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल हमारे सामने दिया हुआ है कि महिलाएं घर के काम करती हैं और पुरुष जो होते हैं वो बाहर के काम करते हैं, ठीक है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी बहुत पहले से रूढ़िवादिताएं चलती आ रही हैं। मतलब ये ऐसा शेड्यूल चलता आ रहा है, ये टर्म ऐसा चलता आ रहा है, एक ऐसा ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि पुरुष जो होंगे वो घर से बाहर से कमा के लाएंगे, लेकिन महिलाएं जो होंगी वो घर में खाना बनाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें जो हो वो रूढ़िवादिताएं होती हैं, यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, जिनको खत्म किया जा रहा है। ओके बेटा, आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और ये ओवरऑल देखा जाए तो 4 से 5 नंबर में टॉपिक आना ही आना है, अगर सीटेट का पैटर्न देखा जाए, ठीक है। अगर आप न्यू फ्रेशर हैं, बिल्कुल सीटेट एग्जाम की बिल्कुल नए नए हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहली बार डिजिटल शिक्षा पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा या जुड़ जाइएगा हमारे साथ में, लाइक वाइक कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, फिलहाल के लिए कर लीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। वही मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। यानी कुछ नहीं करना आपको, सिंपल आप समझिए कि जो चीजें बहुत पहले से ट्रेडिशन चलता आ रहा है उन्हीं को हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं या जेंडर रूढ़िवादिताएं बोलते हैं, जो कि इससे रिलेटेड आपको हर सेशन में एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे तो सोशलाइजेशन का टॉपिक हो या फिर हमारे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का टॉपिक हो या हेरिडिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके बेटा, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, देखेंगे हमारा आगे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा जेंडर पूर्वाग्रह के बारे में बताया गया है कि जेंडर बायस क्या होते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, पहली बात कही जाए तो ये जो जेंडर बायस वर्ड आया है आपके सामने, ये होता है स्टीरियोटाइप ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि ये जेंडर बायस क्या है। देखो बेटा, समझेंगे कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होते हैं, यानी लिखा हुआ है कि इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। जैसे देखो बेटा, सिंपल पॉइंट बोला गया कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, आप में डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा कि तुम महिला हो और तुम पुरुष हो और तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुम्हारे लिए फिक्स है। जैसे मान लीजिए इन्होंने एग्जांपल दिया कि किसी स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन कराया गया, वहां पे क्या किया गया, बॉयज और गर्ल्स में गर्ल्स को प्राथमिकता दी गई कि भैया लड़कियां जो होती हैं वो अच्छा गाती हैं, इसलिए लड़कियों को इन्होंने प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो ये जेंडर बायस है, मतलब जेंडर बायसनेस है, जेंडर स्टीरियोटाइप इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि डिफरेंस क्रिएट कर दिया
दिया कि भैया पुरुष तुम ये काम करोगे, महिलाएं हैं ये काम करेंगी। यानी एक कंपटीशन करवाया गया स्कूल में, जहां पे इन्होंने बोला कि एक सिंगिंग कंपटीशन है, जहां पे इन्होंने गर्ल्स को यानी लड़कियों को प्राथमिकता दी है कि लड़कियां बढ़िया गाती हैं और सुंदर गाती हैं, इसलिए उनको प्रायोरिटी दी गई कि लड़कियां ही जीतेंगे, लड़कियां ही गाती हैं। तो ये एक तरीके का है क्या है बेटा, ये एक जेंडर बायस है। मतलब आप उनको प्राथमिकता दे रहे हो, उनको सेपरेट कर रहे हो अलग अलग। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसा कि टर्म चला हुआ है हमारा समावेशी शिक्षा का, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, जहां पे एक साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठाया जाता है और उसको एक साथ एजुकेशन दी जाती है, ताकि किसी भी बच्चे में ये ना लगे कि मैं कमजोर हूं या ये स्ट्रांग है। ठीक बेटा, आपको बच्चों को सेपरेट नहीं करना है, उनको सहयोगात्मक लर्निंग करानी है, यानी आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग करानी है, ताकि बच्चा जो है एक साथ बैठ के सीखे। यानी किसी भी प्रकार से उसको हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि अपने टीचिंग मेथड में आपको डिफरेंट क्रिएट करना है। आपने जो लेसन प्लान बनाए हुए हैं, जैसे आप क्लासरूम में जाते हैं तो आप लेसन प्लानिंग करते हैं कि आज जो है हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आपको क्रिएट करना है, अपने लेसन प्लान में डिफरेंट करना है, अपने लेसन प्लान में बढ़िया सी एक्टिविटीज डालनी है, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं करना है कि मैं इसको ऐसे ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरा टीचिंग शेड्यूल है, या फिर मेरा टीचिंग का मेथड यही है कि मैं ऐसे पढ़ाता हूं। ये आपको नहीं करना है। आपके टीचिंग मेथड जो है, या फिर आप संवेदनशील होइएगा, क्योंकि हर टीचर जो है अभी संवेदनशील होने की कोशिश कर रहा है ताकि वो बच्चों से इंटरेक्ट कर पाए। ओके बेटा, आगे इन्होंने क्या बोला कि एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए और लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि आपको बच्चों को सेपरेट नहीं करना है, और जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखता है आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा। कभी भी आपका ऑप्शन जो है वो गड़बड़ नहीं हो सकता। ओके बेटा, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी, क्या चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी शिक्षा शास्त्र, क्या शिक्षण शास्त्र, क्या चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? बाल विकास। ठीक है, पेडोलॉजी, यानी जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे उस ऑप्शन के साथ में जाइए आप। ठीक है, जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को प्रायोरिटी दी जा रही है। चलते फिर आगे देखते हैं हमारा आगे क्या बोला गया है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। और आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। इससे पहले अब चलेंगे क्वेश्चंस पे। आई होप अपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि मैंने अभी तक सीख लिया है कि सेक्स यानी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, जेंडर की बात करी जाए तो सोशल कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद में हमने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात कर ली कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, इसको सीख लिया। उसके बाद में हमने क्या सीखा, जेंडर बायस क्या होते हैं, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होते हैं, इनको हमने डिटेल में थोड़ा पढ़ लिया। अब हमसे देखना क्वेश्चन जो होंगे बहुत इजीली हो जाएंगे, आसानी तरीके से। ओके बेटा, अब आप पहला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको सारा पढ़ा चुका हूं अभी। देखिए बेटा, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, जो पहली थ्योरी मैंने आपको बताई थी उसी से रिलेटेड है कि जेंडर एक अवधारणा है, यानी जेंडर इज यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैंने आपको पहली स्लाइड के बारे में बताया था कि जेंडर क्या है। यानी इन्होंने बोल दिया कि जेंडर, यहाँ पे बेटा आपके सामने सेक्स की बात नहीं करी गई है, बल्कि जेंडर की बात करी गई। अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो दोनों को ही लिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जेंडर लिख के दिया हुआ है, तो हमारे लिए और समझना आसान हो गया। ठीक है, क्या ये मनोवैज्ञानिक है? बेटा यहाँ पे मनोवैज्ञानिक की तो बात नहीं करी गई। क्या ये शारीरिक है? शारीरिक की बात तो यहाँ पे करी गई नहीं बेटा। अगर जैविक होता तो ये सेक्स होता। क्या होता? अगर सेक्स की बात करी जाती तो ये जैविक होता। लेकिन जेंडर की बात करी गई है कि वो अवधारणाएं जो समाज ने बनाई है कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी, लड़के बाहर कमाने जाएंगे, लड़कियां घर में काम करेंगी, तो ये सारी चीजें समाज ने बनाई है। इसलिए जेंडर जो है वो सोशल हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी सामाजिक कॉन्सेप्ट है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आपका इस बार आज ही क्लियर हो जाएगा अगर मेरे से कनेक्ट होते हैं। ओके बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब तो इसको कभी भूलोगे नहीं बेटा। सिर्फ आपको जेंडर में केवल सेक्स और जेंडर, यहाँ पे अगर सेक्स लिखा होता तो ये बायोलॉजिकल हो जाता, अगर जेंडर है इसलिए ये सामाजिक संरचना है। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन ढंग से आपको सेशन भी समझ में आ रहा होगा। ओके बेटा, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं अगर आप इनको देखेंगे बेटा। ठीक है, पढ़िएगा। करीब 4 साल के राहुल को, राहुल लिखा हुआ है, यानी 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मतलब एक लड़का है जिसको किसी ने एक डॉल जो है वो गिफ्ट में दी हुई है, तो वो राहुल क्या कह रहा है कि मैं इसका क्या करूंगा, इसके गुड़ियों से नहीं, लड़के जो होते हैं वो गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, या क्या दर्शाता है। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला है कि लड़का एक राहुल है जिसको किसी ने गिफ्ट में एक डॉल दे दी, एक गुड़िया दे दी है, तो लड़का कह रहा है, राहुल कह रहा है कि मैं गुड़ियों का क्या करूंगा, भाई मैं तो लड़का हूं, मैं, लड़के जो होते हैं गुड़ियों से नहीं खेलते, लड़कियां जो होती है वो गुड़ियों से खेलती है। ये क्या है भाई? देखिए सिंपल है कि ये जेंडर प्रासंगिकता की नहीं बात करी गई बेटा है। ठीक है, और ना ही वो केवल जेंडर की बात करी जा रही है,
ना वो जेंडर पक्षपात है, ये जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं कि बहुत पहले से टर्म चल रहा है कि लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं है ना। तो ये चीजें टर्म, ये रूढ़िवादिताएं हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, ऐसा नहीं कि लड़कों में इमोशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है कि लड़के जो है, इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है कि ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट फॉर 4-year-old राहुल, यानी 4 साल के लड़के को एक गिफ्ट में डॉल दी गई है। तब राहुल कहता है कि व्हाट विल आई डू विद दिस बॉयज, डू नॉट प्ले विद डॉल्स, ये लड़के जो होते हैं वो गुड़ियों के साथ में नहीं खेलते हैं। व्हाट डज दिस इलस्ट्रेट, यानी ये कथन क्या दर्शाता है, इलस्ट्रेट का मतलब क्या दर्शाता है। तो हमें पता है कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता है। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल है, एकदम बढ़िया सा है, बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक बेटा, पढ़िएगा, जवाब दीजिए। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को रोकने, यहाँ पे किसकी बात करी बेटा, कह रहे हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर रूढ़िवादिताओं को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि एक टीचर जो है क्लासरूम में ऐसी कौन सी प्रोसेस, जो कौन सी विधि जो है वो उपयुक्त नहीं है जिससे जेंडर स्टीरियोटाइप खत्म हो जाए। देखो बेटा, कह रहे हैं जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, बिल्कुल ये बात सही है। अगर जेंडर पक्षपात को, जेंडर रूढ़िवादिताओं को आप चुनौती देंगे तो वो सही काम है। अगले में बोला इन्होंने जेंडर भेदभाव को चर्चा करना, बिल्कुल सही बात है। जब आप डिबेट करोगे, किसी बात पे डिस्कशन करोगे, चर्चा करोगे, तो उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे ना बेटा, कि ये रूढ़िवादिताओं को मिटाया जाए। ओके बेटा, अगले में बोला कि ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियों गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे, बिल्कुल सही बात करी जा रही है। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स पेश करो जहां पे लड़की लड़कियों को इक्वलिटी दी जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि तुम लड़के हो ये काम करोगे, लड़कियां ये काम करेंगी, ठीक है। तो इन्होंने हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करवाना। मैंने आपको अभी बता दिया था कि बच्चों को आपको सेपरेट नहीं करना है। एज अ टीचर आपको क्या करना है, सभी बच्चों को एक साथ बैठाना है और एक साथ उनमें डिस्कशन कराना है, कोलैबोरेशन कराना है, सहयोगात्मक अधिगम कराना है, जहां पे बच्चे एक साथ बैठ के लर्निंग को सीख सके बेटा, ठीक है। तो वही बातें यहां पे कही जा रही है। तो सिंपल सा ऑप्शन है, हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया था, यानी गलत बात पूछी गई थी और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत था। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक टीचर जो है क्लासरूम में कौन सी विधि के द्वारा, यानी इस स्टीरियोटाइप को मिटाने की विधि नहीं है, तो इन्होंने हमसे ये पूछा था। तो ये एकदम गलत बात लिखी गई है और यही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे ये पॉइंट था कि आपको बच्चों को सेपरेट नहीं करना बेटा, ठीक है। यानी बच्चों को जज भी नहीं करना है, बच्चों में कॉम्पिटिशन भी नहीं कराना कि तुम अच्छे हो तुम नहीं अच्छे हो, ठीक है। आपको उसके अकॉर्डिंग जो है, टीचिंग मेथड के अकॉर्डिंग आपको उसको सिखाना है चीजों को। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात कही गई है, पढ़िए बेटा और जवाब दीजिएगा कि इन्होंने क्या बोला है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन सा शब्द ऐसा है, शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। यानी मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, जैविक यानी बायोलॉजिकल की बात करी जा रही है। किसकी, बायोलॉजिकल की बात करी जा रही है। यानी कौन सा होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी बायोलॉजिकल, बायोलॉजी से रिलेटेड आ जाए, बायोलॉजी क्या है, सेक्स की बात करी जा रही है यहाँ पे। किसकी बेटा, सेक्स की बात करी जाए, बायोलॉजिकल जैविक संरचना होती है। जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। यानी ये चीजें क्या है, समाज है, यानी हमारा क्या है, जेंडर की बात यहाँ पे करी जा रही है कि जो समाज ने बनाया है, जो पुरुषों और संस्कृति यानी जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें रहने वाले लोगों ने बनाया हुआ है कि तुम ऐसे हो और तुम ऐसे नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो होती है सामाजिक संरचना होती है। तो पहला ऑप्शन क्या था, सेक्स यानी जेंडर यानी लिंग की बात करी जा रही है, तो पहला लिंग हो गया, दूसरा जेंडर, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। यही बात हमसे इसमें पूछी गई थी कि पहले पॉइंट में यानी जैविक अंतर क्या, यानी बायोलॉजिकल संरचना, बायोलॉजिकल डिफरेंस यानी सेक्स हो गया। दोबारा में इन्होंने पूछा जेंडर कौन सा ऐसा वर्ड है जो समाज के द्वारा निर्धारित होता है, तो वो हमारा क्या है बेटा, जेंडर है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए बेटा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पहले अभी बता चुका हूं, सेम वही मैंने रिपीट कर दिया है। बताइएगा क्या इन्होंने बोला है इसमें, पढ़िए बेटा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि लड़कों को उपहार खेलने के लिए अक्सर कार
और यांत्रिक ब्लॉक लड़कियों को गुड़ियों व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं, यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है। वही क्वेश्चन फिर से आ गया बेटा, हम अभी जेंडर स्टीरियोटाइप आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि क्या रूढ़िवादिताएं होती हैं, इसीलिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक लड़का है जिनको खेलने के लिए कार वगैरह दी जाती है, बल्कि लड़कियों को गुड़िया वगैरह दी जा रही है खेलने के लिए, तो यह प्रथा जो है क्या दर्शाती है। तो पहले ऑप्शन में इन्होंने इंग्लिश में भी वही बात लिख रखी है कि कौन सा बॉयज आर ऑफन गिफ्टेड कार्स एंड मैकेनिकल ब्लॉक्स वाइल गर्ल्स आर गिफ्टेड डॉल्स, यानी लड़कियों को डॉल्स दी जा रही है, लड़कों को कार वगैरह दी जा रही है। तो ड्राइंग सप्लाइज टू प्ले विद, यानी खेलने के लिए कहा जा रहा है। दिस इन क्या लिखा हुआ है, इन एप्रोसिएट, क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस, यानी इन एप्रोपिएट यानी लिखा हुआ है कि इसका क्या मतलब, यानी ये क्या प्रथा, ये क्या कह रही है, जहां पे आप लड़कों को अलग कार वगैरह दे रहे हो, लड़कियों को क्या कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, डॉल यानी गुड़िया वगैरह दे रहे हो। तो क्या ये जेंडर स्थिरता है, क्या ये कौन सा इलस्ट्रेट की बात करी जा रही है, तो क्या ये जेंडर समता है, क्या ये जेंडर पक्षपात है, क्या जेंडर सशक्तिकरण है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप की बात तो करी, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जेंडर बायस हो जाएगा। क्या, जेंडर बायस यानी जेंडर पक्षपात की बात यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही जाए, अगर आपको जेंडर स्टीरियोटाइप बेटा नहीं ऑप्शन में दिखे तो आप जेंडर पक्षपात के साथ में यानी जेंडर बायस के साथ में जा सकते हो। ओके बेटा, अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये हमारा इलस्ट्रेट हो जाएगा क्या, जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायस जिसको बोलते हैं। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़िए बेटा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या बोला है। देखिए, यानी बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण होती हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सा इनमें पॉइंट यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको छोड़ के यानी कि उनके द्वारा उनको जेंडर भूमिकाएं सीखने को मिलती हैं। तो वो मीडिया है, बिल्कुल सही बात है, मीडिया से भी हमको सीखने को मिलती है। सामाजिकरण, हमारा समाज कैसा है उसने क्या वो हमें सिखाता है, वहां से भी हमको सीखने को मिलता है। संस्कृति कैसी है वो भी हमें सिखाती है। लेकिन ट्यूशन बेटा, ट्यूशन में हम ये थोड़ी ना सीखते हैं कि तुम लड़के हो ये काम करोगे, लड़कियां ये काम करेंगी। ठीक है, तुम घर में खाना बनाओ, तुम पैदा ही इसलिए हुए हो, तुम घर में खाना बनाओ, और तुम बाहर कमाओ, तुम इसीलिए पैदा हुए। ये किसी ट्यूशन में सीखने की बात नहीं होती बेटा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़िए और जवाब दीजिए बेटा। क्या इन्होंने बोला कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है, यानी यह कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसा कौन सा इन्होंने बोला है कि ये कैसा, कि इसका किसका उदाहरण है। इन्होंने बोला कि जहां पे एक टीचर जो है क्लासरूम में डिस्कस कर रहा है, पढ़ा रहा है। आपको पता है कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होगा तो बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा होगा, बोल चाल रहा होगा, है ना। तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है कि टीचर जो है क्लासरूम में पढ़ा तो रहा है, लेकिन लड़कियों की वजह से वो लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, यानी उनसे ज्यादा बात कर रहा है, उनकी बातों को समझ रहा है, लड़कियों से कम बातचीत कर रहा है। तो क्या जेंडर पक्षपात है, जेंडर पहचान है, जेंडर संबद्धता है, जेंडर समरूपता है बेटा। तो ये क्या है कि ना तो ये जेंडर पहचान है, ना ये जेंडर संबद्धता है, ना जेंडर समरूपता है, ये जेंडर पक्षपात है, जहां पे एक आपने माइंड में बसा लिया हुआ है कि वही मतलब कि जेंडर स्टीरियोटाइप ही है, समझ लो बेटा। ठीक है, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो आप इस ऑप्शन के साथ में जा सकते हो। ओके, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सेशन ये बेटा छोटा सा रखूंगा क्योंकि बिल्कुल अभी टाइम नहीं हमारे पास, जरा सा भी, मैं अभी कॉलेज से आया हूँ तो बहुत ही थकान जैसी महसूस हो रही है यार। थोड़ा सा पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, या फिर किसी भी कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको डाउट हो रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो हिंदी गद्यांश हो, चाहे वो हिंदी पद्यांश हो, साइंस हो, सीडीपी हो। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक मुझे बताइए, हम आज ही आपके लिए कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आपके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, पढ़िए बेटा। कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि क्या है, यह कथन कैसा है बेटा कि एक पुरुष है और एक महिला है, इन भूमिकाओं का निर्धारण यानी समाज करता है, यानी समाज के द्वारा ये का बताया जाता है कि तुम महिला हो, तुम घर में खाना बनाओ और तुम बाहर नहीं जा सकती, और पुरुष जो है तुम घर में खाना नहीं बना सकते, तुम बाहर ही काम करो। ये कैसा कथन है, यह कथन क्या बताता है बेटा, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, ऐसा नहीं होता बेटा। लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, ऐसा नहीं हो सकता। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण, ऐसा कुछ नहीं। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यानी ये चीजें समाज ने बनाई है। यानी ये कथन क्या बताता है कि ये समाज ने, यानी क्या है, ये समाज ने बनाया है, हमारा इन्वायरमेंट जैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, उन्होंने बनाया है। ओके बेटा, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। इनको मैं क्या ही समझाऊं, वही बात मैं बार बार क्या बोलूं, जो रूढ़िवादिताएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं बेटा,
उन्हीं को हम स्टीरियोटाइप जेंडर बायस बोलते हैं। और एक बात को मैं 1000 बार कैसे बताऊंगा आपको, ठीक है? आप इतने बड़े हो, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, आप टीचर बनने के जा रहे हो, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए। ओके बेटा, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? फिर से वही बात आ गई कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? कि समाज में जो अवधारणाएं बनी हुई हैं, है ना, कि समाज के द्वारा जो अवधारणाएं बनी हुई हैं, यानी जो रूढ़िवादिताएं बनी हुई हैं, उन अवधारणाओं को क्या कहते हो? मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, पूरा टॉपिक बता डाला मैंने आपको कि ये रूढ़िवादिता है बेटा, है जो पुराने समय से ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, उन्हीं को रूढ़िवादिताएं बोलते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे सेशन के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब जवाब जरूर दीजिएगा कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो मुझे अच्छा लगेगा। बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का, और आउट ऑफ 10 कितने सही हुए वो भी मुझे बता के जाइएगा। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? वही बात आ गई फिर से, ना ये जेंडर सिद्धांत है, ना जेंडर पहचान है, ना जेंडर क्या उनका प्रासंगिकता है, ये है जेंडर रूढ़िवादिताएं, जहां पे खिलौने किसी को दे रहे हो, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ प्रदर्शित करना। यानी आपने कह दिया है कि पिंक कलर लड़कियों को पसंद होता है, तो लड़कियों के लिए फिक्स है ना? आपने कह दिया ये पहनावे की वस्तुएं हैं, यानी पैंट, जींस की पैंट लड़कियां नहीं पहन सकती, तो ये क्या है? ये सब रूढ़िवादिताएं हैं भाई, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। आपने खिलौने के भी विभेद कर दिया हुआ कि खिलौने के साथ में लड़की ही खेलेगी, लड़के नहीं खेलेंगे, लड़के रोते नहीं, लड़कियां रोती हैं, तो ये सब का सब क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप के अंतर्गत आता है। ओके बेटा, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अब मुझे बता के जाइए कि आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए, और सेशन आपको कैसा लगा, आप प्लीज बता के जाइएगा। और ये भी बता के जाइएगा कि इस क्वेश्चन में डाउट रहा आपको, वैसे तो ये ऑफिशियल आंसर की बेटा है, फिर भी आप बता के जाइए कि आपको कहाँ पे डाउट रह गया, और कौन सा टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया, मैं उस अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, और आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए वो भी बता के जाइए बेटा, कि आपने 10 में कितने सही किए हैं, जरा वो बता के जाइएगा। प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।